तो कल हमारा जो लास्ट पॉइंट था वो न्याय का सिद्धांत रहा। न्याय के सिद्धांत में हमने सुकरात को पढ़ा था। न्याय का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो कल हमने सुकरात को पढ़ लिया था, ठीक है। सुकरात को पढ़ा था, ठीक है। बताया था कि परिस्थितियों के अनुसार, समय के अनुसार जो है हर एक व्यक्ति ने, मतलब हर एक व्यक्ति, सुकरात के अलग विचार रहे, धारणा रही न्याय को लेकर के, प्लेटो के अलग रहे और अरस्तु के अलग रहे। तो हर एक के अलग अलग विचार रहे, अलग अलग उन्होंने मत दिए न्याय को लेकर के। वो किसके अनुसार दिए? परिस्थितियों के अनुसार, स्थिति परिस्थितियों के अनुसार, ठीक। तो आज कल बात कर लेंगे हम प्लेटो की। प्लेटो, ये वही प्लेटो है जो रसोई में इस्तेमाल होती है ना, तो वो नहीं है, कभी आप उनको सोचो। प्लेटो का एक ग्रंथ है रिपब्लिक। नामक ग्रंथ लिखा है मैंने, रिपब्लिक। इस रिपब्लिक को जो ग्रीक लैंग्वेज है उसमें डाइकियोशीन बोला जाता है। डाई मतलब इसी ग्रंथ के अंदर जो एक व्यवस्था की बात की उसका नाम है, ठीक है। तो आप पहले हिंदी में कहिए डाइकियोशीन, देवनागरी में, ठीक है। डाइकियोशीन, पर इसका मतलब नहीं है, ठीक है। ये ग्रीक शब्द है जो इस रिपब्लिक नाम की ग्रंथ के अंदर एक व्यवस्था का नाम लिखा गया है, ठीक है। अभी बताते हैं वो क्या है। ग्रीक शब्द है, इस शब्द का अर्थ जो होता है, इस शब्द का अर्थ है न्यायपूर्ण व्यवस्था। इस शब्द का अर्थ है न्यायपूर्ण व्यवस्था। प्लेटो का जो ग्रंथ है रिपब्लिक है, उस रिपब्लिक ग्रंथ के अंदर जिक्र किया गया ग्रीक शब्द डाइकियोशीन का, जिसका अर्थ होता है न्यायपूर्ण व्यवस्था। तो दरअसल प्लेटो ने न्यायपूर्ण व्यवस्था की बात की। इन्होंने क्या है, न्यायपूर्ण व्यवस्था की बात की और इसमें न्याय को लेकर के अपने विचार स्पष्ट किए, विचार दिए। इस न्यायपूर्ण डाइकियोशीन में इन्होंने नैतिकता और सदाचार को शामिल किया। नैतिकता, मोरालिटी और सदाचार, राइटियसनेस को शामिल किया। अब इन्होंने क्या है, जो न्याय है, न्याय को
दो रूपों में डिफाइन किया है। जैसे मतलब एक व्यक्तिगत इंडिविजुअल जस्टिस व्यक्तिक न्याय और दूसरा सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय, दोनों के बारे में अलग अलग बताया। हालांकि ओवरऑल जो है हम न्याय को, व्यक्तिगत न्याय के बारे में हम सामाजिक न्याय को समझते हैं तो कंक्लूजन ये निकालते हैं कि दोनों में एक ही चीज है। मतलब एक व्यक्तिगत के लिए क्या न्याय है और फिर समाज के लिए क्या न्याय हो जाता है, एक ही चीज नजर आते हैं। इन दोनों में दरअसल प्लेटो ने दरअसल वो पहला तो इंडिविजुअल जस्टिस की बात की, इंडिविजुअल, हिंदी में इसको लिख सकते हैं वैयक्तिक न्याय। वैयक्तिक न्याय, इसमें देखते हैं इंडिविजुअल जस्टिस में वैयक्तिक न्याय मतलब एक व्यक्ति के लिए क्या न्याय होता है, क्या उसके लिए न्याय की परिभाषा होती है, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, इंडिविजुअल वैयक्तिक न्याय। तो प्लेटो कहते हैं वैयक्तिक न्याय के में कि एक व्यक्ति विशेष जो है न्यायपूर्ण तब है जब उसके पास तर्क और ज्ञान। ये कहते हैं कि एक व्यक्ति विशेष जो है न्यायपूर्ण तब है जब उसके पास तर्क और ज्ञान हो, तर्क और ज्ञान हो, और इन्हीं तर्क और ज्ञान के आधार पर वह अपना साहस उत्पन्न करता है। ऐसा होता है कि नहीं? जब आपके पास तर्क है, ज्ञान है, तो आप खुद को साहसी महसूस करते हैं और इन्हीं के आधार पर वह अपने अंदर साहस उत्पन्न करता है, साहस उत्पन्न करता है। जैसे आपको पता है कि भाई परीक्षा होने वाली है आपकी, आपने खूब मेहनत किया, अच्छे से बढ़िया से पढ़ा एकदम। मान लीजिए मैथ का एक पेपर है, आपने सारे फॉर्मूले वगैरह, सारी ट्रिकें एकदम अच्छे से याद है, बढ़िया से उसका रिवीजन किया, एकदम मजबूत है, आपकी ट्रिकें मजबूत हैं, आपकी नॉलेज अच्छी है। और एक बच्चा है जिसने मैथ के नाम से उसको झाड़ा लगना शुरू हो जाता है, मैथ भैया ये नहीं हो पाएगा हमसे, क्योंकि उसने कभी या तो पढ़ा नहीं है, उसको पढ़ाया नहीं गया, ये स्थिति है। कहने का मतलब उसके पास ना तो नॉलेज है, और नॉलेज नहीं तो फिर वो लॉजिक ही क्या करेगा, तर्क कैसे देगा। तो एग्जाम के दिन उन दोनों बच्चों की मनोस्थिति में अंतर रहेगा। एक बच्चा जिसने रिवीजन अच्छे से किया, अच्छे से पढ़ा, बार बार रिवीजन किया, मैथ की जो है चटनी बना के लपेट गया, उसके अंदर आप साहस देखोगे, कॉन्फिडेंस देखोगे, तो वो उसका लेवल हाई होगा। अरे आने दो यार, कितना टफ दे दें, कोई दिक्कत नहीं, मैथ के तो मैं एकदम। और दूसरा व्यक्ति जो है, दूसरा बच्चा हो गया वो ये मैथ का यार आज जो है बस किसी तरह से पास हो जाएंगे गिर पड़ के। तो दोनों में अंतर है। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति के पास, एक बच्चे के पास और जानकारी नहीं थी, ज्ञान नहीं था, नॉलेज नहीं थी, तर्क नहीं था। नॉलेज नहीं था, तर्क क्या करेगा उसमें। तो उस बच्चे के पास जाहिर सी बात है साहस होगा ही नहीं, उसके अंदर साहस उत्पन्न होगा ही नहीं। यही चीज है कि जिसके पास, जिस व्यक्ति के पास ज्ञान है, तर्क है,
तो स्वतः ही उसके अंदर स्वाभाविक है कि उसके अंदर साहस उत्पन्न हो, और जब साहस उत्पन्न होगा तो वो अपनी इच्छाओं को उत्पन्न करेगा। जैसे मान लीजिए कि आपको पता है कि आपको सरकार के द्वारा चलाए गए स्कीम का फायदा नहीं मिल रहा। ऐसे कई लोग होते हैं, कई ऐसे परिवार हैं जिनको सरकार की द्वारा चलाए गए स्कीमों का लाभ नहीं मिलता, जबकि वो उनके लिए बनी है, पर उनका वो लाभ उठा नहीं पाते क्योंकि उनको जानकारी नहीं है, जानकारी का अभाव है। देखिए आज के टाइम में अगर आप लाभ भी लोगे किसी भी सरकारी चीज का, किसी भी सुविधा का, तो आपके पास नॉलेज हो जाए, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए और आपके तर्क मजबूत होने चाहिए। अगर सामने वाला, वरना जैसे आप राशन लेने के लिए गए, उसने कहा भैया राशन के लिए देखिए आपका राशन कार्ड जरूरी है, तो क्या राशन कार्ड मेरे पास है, ठीक है, नहीं पैन कार्ड भी जरूरी है, तो भैया ये क्या होता है, अरे पैन कार्ड बहुत बड़ी चीज है, इसी के बिना राशन नहीं मिलेगा, पैन कार्ड जरूरी है। अच्छा, और डीएल भी जरूरी है, तब राशन दिया जाएगा। तो ये क्या होता है, होता है डीएल, यार तुमको नहीं पता, होता है। ठीक है भैया, और क्या, उसमें तुम अपना आधार कार्ड, मार्कशीट आपकी इंटर की, भैया पढ़े तो 8वां है, इंटर की कहाँ से लाएंगे, नहीं होता है ऐसे, तभी मिलेगा राशन। इसका मतलब उसको बेवकूफ बनाया जा रहा है क्योंकि उसकी, अब वो बन रहा है क्योंकि उसके पास जानकारी है नहीं कि वास्तव में ऐसा है। अब एक व्यक्ति जिसके पास सारी जानकारी, उसको पता है कि पात्रता इस योजना की ये है कि सिर्फ राशन कार्ड चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं, फोटो वोटो अपना है वो नॉर्मल फॉर्मेलिटी है, इसके अलावा नहीं चाहिए कुछ। अब सामने वाले कितने लोग, अच्छा आधार का वजह है, पैन कार्ड चाहिए तुमको, चल तुमको पैन कार्ड दूंगा अभी, डीएम साहब के लिए एप्लीकेशन लिखूंगा तेरे नाम, ये पैन कार्ड मांग रहा है, और बता क्या क्या मांग रहा है, डीएल चाहिए, डीएल भी लिखूंगा, और बता। तो वो उससे तर्क वितर्क कर रहा है कि नहीं, उसके अंदर शक्ति है तर्क वितर्क करने की, क्योंकि उसके बाद ज्ञान है, उसके अंदर साहस आ गया कि हाँ बेटा कर सकता हूँ, तो आ जा, तो कर, तो क्या क्या चाहिए मैं देख, मैं दूंगा तुझे, क्या क्या चाहिए। और जिसकी उससे इच्छा थी वो उसको ले भी रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, वो व्यक्ति जिसके पास जानकारी है, ज्ञान है, तर्क है, वो इन्हीं ज्ञान और तर्क के आधार पर आगे बढ़ते हुए अपनी इच्छाओं को उत्पन्न करता है, अपनी वासनाओं को उत्पन्न करता है, और फिर वो उन्हीं की पूर्ति भी करता है। इससे क्या, वो संतुष्ट होगा, महसूस करेगा कि मेरे साथ न्याय है। यही तो, जैसे सनी देओल क्या है कि न्याय नहीं मिल रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है, इंसाफ चाहिए जज साहब, मतलब उसको वो चीज नहीं मिले जिसकी वो उम्मीद करता है। आपको वो चीज नहीं मिले जिसकी आपको उम्मीद कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपके साथ न्याय नहीं हो रहा ना। यही तो बात है कि हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है जनाब, हमारे साथ न्याय हो ही नहीं रहा है क्योंकि हमें ये चीज मिल नहीं रही है। हमारी ये इच्छा थी, हमें जो मिलनी थी वास्तव में वो मिल नहीं रही, न्याय नहीं है हमारे साथ। और जब वो चीज आपको मिल जाए, आधार आपका ज्ञान और तर्क, इनसे उत्पन्न साहस के आधार पर ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं, तो आप अपने आप को न्यायोचित महसूस करेंगे कि नहीं, कि हमारे साथ न्याय हुआ है। इसी बात को उन्होंने समझाया है एक व्यक्ति विशेष के संदर्भ में, कि जब व्यक्ति के पास तर्क होगा, ज्ञान होगा, इसी के आधार पे वो अपने अंदर साहस उत्पन्न करता है, और जब साहस उत्पन्न होता है, आप ये कह सकते हैं कि अर्थात वो मेहनत कर सकता है, ठीक है, स्ट्रगल कर सकता है, और परिणाम ये होता है कि वो अपनी आवश्यकताओं की जो पूर्ति करता है, उसके लिए वो अपनी वासनाओं को उत्पन्न कर सके। यही उनके लिए न्याय है, ठीक है। तो इसमें ये लिख सकते हैं कि अर्थात वह व्यक्ति उत्पन्न करता है, अर्थात जब साहस होगा तो वह मेहनत कर सके। जैसे कभी आपके साथ भी होगा, आप पढ़ना शुरू कर दे रहे हैं, आपने पढ़ना शुरू किया, आप पढ़ रहे हैं, एक टॉपिक है, आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है,
जब आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, एकदम क्लियर कट हो रहा है, उसमें कहीं डाउट ही नहीं है आपको, तो आपको मन की करेगा और पढ़ो, थोड़ा सा पढ़ने में रुचि आने लगेगी, मन लगने लगेगा पढ़ाई में। अरे ये आ गया, देखो ये कर गया। जैसे एक क्वेश्चन है ये, ठीक है, मतलब मान लीजिए लालू प्रसाद की कितने बच्चे हैं, ठीक है, और इसके आगे लिखा हुआ है IAS 2022, यूपीएससी 2022 में आया। आप इसको नहीं देख रहे, ये कुछ भी आप इसको देख रहे हैं, 2022 में आया है, और आपने एकदम टिक लगा दिया सही इस तरह से। 11 है या 9 है, ठीक है, 11 में 2 कम थे, क्रिकेट टीम में 2 कम थे, तो आपने सही लगा दिया। आपने देखा आंसर एक तो 11 दिया हुआ है, एक 9 दिया हुआ है, एक जो है 8 दिया हुआ है, 7, आपने एकदम टिक लगा दिया, 9 है पक्का। ऐसे ही आपने आंसर की में चेक किया, बिल्कुल राइट आंसर। आपको जो अनुभूति होगी ना अंदर से कि जैसे आपने 1 करोड़ रुपए जीत लिया केबीसी में, क्योंकि आपके माने बैठा हुआ ये क्वेश्चन आया बेटा IAS के एग्जाम में 2022 में, इसका मतलब फाइट कर ली मैंने यूपीएससी के एग्जाम से। फिर क्या है, अगला जो क्वेश्चन आएगा, कोई सा भी क्वेश्चन होगा, चाहे उस क्वेश्चन को आप समझ ही ना पाओ, पर उसके लिए आप फाइट करना शुरू कर दोगे। ऐसा होगा कि नहीं? वो आपको चाहे हो या ना हो, वो आपने सोचा ही नहीं होगा या नहीं होगा, क्योंकि आपका आधार मजबूत था। आधार मजबूत मतलब इसको आपने सोल्व कर लिया, किसके आधार पे? तर्क और ज्ञान के आधार पे आपके अंदर साहस आया, उससे आपने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। उसके बाद आपने देखा अगला क्वेश्चन कोई भी है, कितने टफ है कि वास्तव में वो आपसे होने वाला नहीं है, पर कम से कम आपको डर नहीं लग रहा है, ये मन में बात नहीं आ रही कि मुझसे होगा या नहीं होगा। आप उसके लिए क्या करना शुरू कर दिए? मेहनत करना शुरू कर दिए। आप उसके लिए क्या करना शुरू कर दिए? मेहनत। ये जाने ना कि होगा या नहीं होगा, कि डर निकल गया आपके अंदर, साहस आ गया। और जब आप मेहनत करना शुरू करते, एक बार नहीं होगा, 2 बार होगा आपको, क्योंकि आपको आपके अंदर ज्ञान है, आपका तर्क मजबूत है कि यार हुआ है ना, यार यूपीएससी का ही क्वेश्चन था, ये हुआ है तो क्यों नहीं कर सकता मैं यूपीएससी का, दूसरा क्यों नहीं कर सकता। आप फाइट करेंगे बराबर उसके लिए, और फाइनली एक समय ऐसा आएगा तो आप उस क्वेश्चन को भी कर लेंगे जो आपने चाहा था। भाई इच्छा है आपकी जगह कि नहीं मैं इसको सोल्व कर दूंगा, ये आपने मेहनत करके एक इच्छा मन में जाएगी कि मैं इसको सोल्व कर दूंगा। यही चीज बताई है प्लेटो ने कि व्यक्ति जो है जब मेहनत करना शुरू कर देता है और उसी के लिए फिर वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनी वासनाओं को उत्पन्न करता है, और जब उनकी पूर्ति होती है तो उसको लगता है कि मैं न्यायोचित हूँ, मुझे न्याय मिला है। तो एक व्यक्ति के लिए न्याय की अवधारणा या धारणा वो इस तरह से डिफाइन करते हैं। क्लियर हुआ इसको? ठीक है, तो इसी में आगे लिख सकते हैं जैसे वह मेहनत कर सके और परिणाम स्वरूप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वासना डिजायर को उत्पन्न कर सके, अपनी वासना डिजायर को उत्पन्न कर सके। यही है एक व्यक्तिक न्याय। अब उन्होंने सामाजिक न्याय की जो अवधारणा थी उसको समझ लेंगे।
मैंने पहले ही बताया था कि दरअसल सामाजिक न्याय को जब आप पढ़ोगे तो वही चीज, इसका कंक्लूजन निकल के आ जाएगा कि इसी चीज को हम जो है समाज के स्तर पे, सत्ता के स्तर पे, व्यवस्था के स्तर पे कैसे देखते हैं, वही चीज है एकदम। किसके अंदर तर्क होगा, ज्ञान होगा, किसके अंदर साहस होगा और किसके अंदर वासना होगी, इन तीनों चीजों को हम समाज के स्तर के जो ढांचा होता है उस पर देखेंगे और उसी को इन्होंने डिफाइन किया है और वही हो जाता है सामाजिक न्याय। तो दूसरा प्लेटो के अनुसार जो सामाजिक न्याय है उसकी बात कर लेंगे, सोशल जस्टिस। सामाजिक न्याय को उन्होंने कैसे डिफाइन किया? तो समाज की बात आई तो कहीं ना कहीं व्यवस्था की तो जरूर बात आएगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि समाज में जो है सिर्फ एक ही व्यक्ति केंद्र में हो, ऐसे समाज में हर रहने वाले हर एक व्यक्ति को उसमें शामिल किया जाता है, उसमें जोड़ा जाता है। तो इन्होंने बताया कि दरअसल सामाजिक न्याय एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें, अब देखिए हमने बात की थी तर्क की, ज्ञान की, साहस की और वासना की। तो तर्क ज्ञान एक ही बात है, साहस और वासना, ठीक है। तो ये कितने हो गए? 3 चीजें हो गई। 3 चीजों को देखेंगे और व्यवस्था में वो किन किन के पास होनी चाहिए उसी को इन्होंने डिफाइन किया है। तो दरअसल सामाजिक न्याय वह है व्यवस्था है जिसमें प्लेटो कह रहे हैं कि जो शासक वर्ग है, क्योंकि उस टाइम पे शासक राजा महाराजा वही करते थे, तो जो शासक वर्ग है, शासक वर्ग में तर्क और ज्ञान होना चाहिए। शासक वर्ग में तर्क और ज्ञान होना चाहिए, तर्क और ज्ञान होना चाहिए। दूसरा आता है सैनिक वर्ग। सैनिक वर्ग, सैनिक वर्ग में क्या होना चाहिए? साहस होना चाहिए, साहस होना चाहिए। और तीसरा आता है वासना वाला, ठीक है। तो वासना वाला वर्ग उत्पादन वर्ग रखेंगे, ठीक है। जो व्यापारी या उत्पादन करते हैं, उत्पादन वर्ग। उत्पादन वर्ग में क्या होना चाहिए? वासना, इच्छाएं, डिजायर होनी चाहिए। तो दरअसल इन चीजों को इन्होंने डिफाइन किया है। कहने का मतलब ये है कि अगर शासक वर्ग के पास ज्ञान और तर्क है, ज्ञान और तर्क है, और सैनिक वर्ग के पास साहस है, उत्पादन वर्ग के पास वासना है, तो ऐसे में अगर हर एक वर्ग, हर एक व्यक्ति अपना अपना काम बड़ी ईमानदारी से करे, नैतिकता से करे, सदाचार से करे, तो हम कह सकते हैं उस पूरी व्यवस्था से हम न्याय की उम्मीद लगा सकते हैं, न्याय की उम्मीद कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक शासक है, उसके पास ज्ञान नहीं है, तर्क नहीं है, बेखुदी बातें करता है, हवा में बातें करता है, बेबुनियादी बातें करता है, कोई मतलब नहीं है उसकी बात का। जनता क्या चाह रही है, क्या उनकी समस्या है, उस बात से उसको लेना ही देना ही नहीं है। इस टाइप का अगर शासक हो तो आप समझ सकते हैं कि उस राज्य में रहने वाले जो लोग हैं, जनता है, क्या वो न्याय की उम्मीद कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। सोच के देखिए, एक राजा है और एक चोर ने चोरी की है, चोर को पकड़ लिया गया है, चोरी की, लूट के अपना ले गया, पकड़ा गया, राजा के सामने लाया गया कि राजा साहब, इस व्यक्ति ने जो है चोरी की है और जिसके घर में चोरी की है
उसकी लड़की की कल शादी थी, सारा सामान जुटाए थे, पूरा घर लूट लिया। और राजा इस टाइप का कहा, अच्छा कौन है, किसने चोरी की? इसने की साहब, कल्लू ने। कल्लू को, अच्छा तुमने चोरी की? अच्छा कैसे की चोरी, बताओ जरा, ये ट्रिक बताओ जरा चोरी की। बढ़िया चीज है। उससे चोरी करने का पाठ सीखने लगा। ताला कैसे खोला था तुमने? अच्छा बताओ कैसे, चाबी से भी नहीं था। उसकी बातें मशगूल हो गया, उससे चोरी का हुनर सीखने लगा, बल्कि न्याय के, उसको सजा देने की। तो क्या ऐसे में कोई व्यक्ति उम्मीद करेगा कि न्याय मिलेगा? उससे सीख भी रहा तो सीख भी नहीं पा रहा उससे। ऐसे में ये जरूरी है, जो शासक वर्ग है उसके बाद तर्क और ज्ञान होना चाहिए। ये इसलिए क्योंकि ऐसा नहीं है कि शासक वर्ग को जो आसीन रहता है वो सिर्फ और सिर्फ उसी राज्य की बात सोचता है, उसको अंतर्राष्ट्रीय मामलों को भी देखना है। उसको भाई जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो ऐसा तो नहीं कि सिर्फ इंडिया के बारे में देख रहे हैं, कि इंडिया के जो आंतरिक मामले हैं उनको देख रहे हैं। इंडिया को लेकर के वो पूरी दुनिया के देशों से अपने संबंधों को स्थापित करने की बात कर रहे हैं, उन संबंधों को मजबूत बनाने की बात कर रहे हैं। अगर तर्क नहीं होता, ज्ञान नहीं होगा, तो ऐसे में तो दिक्कत आएगी। कोई देश हमारे देश के साथ पता नहीं किस तरह की डील कर लेगा। तो जाहिर सी बात है, इस शासक वर्ग में तर्क और ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा होगा तो वो अपनी जनता के लिए, अपने लिए, अपने राष्ट्र के लिए, राज्य के लिए न्याय कर पाएगा। दूसरा, शासक वर्ग में साहस होना चाहिए। अगर शासक वर्ग में साहस, ये सैनिक वर्ग में, ठीक है, सैनिक वर्ग में अगर साहस नहीं होगा तो आप मान के चलिए कि आपकी जो है फोर्स खड़ी है, आर्मी खड़ी है, और बंदूक की आवाज से ही जो है पेंडिकली हो जाती है, तो वो युद्ध लड़ेगी? नहीं लड़ेगी। छोटे छोटे चाइनीज जो है 3-3 फुटिया, 4-4 फुटिया डरा दिए। तो साहस होना चाहिए, साहस होगा तब आगे बढ़ेंगे भी। और जाहिर सी बात है, आपके अंदर साहस है तो आपके हाथों में कोई बेड़िया लगा नहीं सकता। बेड़िया लगाने का मतलब है आपको गुलाम बनाना है। गुलाम बनाने का मतलब है वो आपको अपनी तरीके से नचाएगा। आपकी ना तो कोई इच्छा रहेगी, ना आपका गरिमापूर्ण जीवन रहेगा कोई, ना आप अपनी तरीके से जी सकते। कुल मिला के फाइनल निष्कर्ष ये निकलता है कि आपके साथ न्याय नहीं हो रहा। तो प्लेटो ने इसलिए डिफाइन किया कि जो सैनिक वर्ग है उसके अंदर साहस का होना बहुत जरूरी है। उत्पादन वर्ग ये है कि अगर एक व्यापारी ये मान के चले कि भाई ठीक है, हम जो है हमारा बिजनेस चल रहा है और जितना चलेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम आगे नहीं बढ़ाएंगे। एक दायरा है कि मान लीजिए कि यहीं इस छोटे से शहर में जो है यहीं पे व्यापार करना चाहे, इसको नहीं बढ़ा रहा आगे, जबकि उसके पास ऐसी क्षमता क्यों बढ़ा सकता, पर उसके अंदर इच्छाएं नहीं है। उसके अंदर इच्छाएं नहीं कि नहीं यार अब छोटी सी जो है परचून की दुकान ही ठीक है, उसी से जो है हम काम चला लें। तो उसके अंदर इच्छाएं नहीं है अपने व्यापार को, कारोबार को आगे बढ़ाने की, तो क्या वो वास्तव में आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। उसके अंदर की जो इच्छा है वो है ही नहीं, वो जागृति नहीं है, दफन है, इच्छाएं उत्पन्न ही नहीं हो रही, इच्छाएं उत्पन्न नहीं हो रही है। जब व्यापार बढ़ ही नहीं रहा है तो जो वहां के रहने वाले लोग हैं, तो क्या उनको उनकी आवश्यकताओं की वस्तु मिलेंगी? वहां से नहीं मिलेंगी। दूसरा कोई व्यक्ति आकर के उस क्षेत्र में व्यापार जमाएगा, जिसके अंदर इच्छा है, वासना है, अलग अलग क्षेत्र में व्यापार जमाएगा, और एक व्यक्ति जो पहले जिसके अंदर इच्छा नहीं थी, अगर वो आपको 10 रुपए की चीज बेच रहा है तो वो नया वाला 15 की बेचेगा, आप 15 की लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये अपने व्यापार को बढ़ाने की क्षमता रखता है, इच्छाएं हैं। ये क्या कर रहा है? ये तो अपनी दुकान में बैठा है, ये आपको घर घर पहुंचा रहा है। आप कभी ये लेंगे भाई, घर बैठे सारी चीजें मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं, और 24 आवर्स है, आप कभी भी जो जरूरत पड़ी कोई भी चीज की तुरंत मंगा लीजिए। तो ऐसे में क्या है,
आप किसी भी कुंठा से कैसे नहीं कि आपको मिल रहा है, आप महसूस करें कि हाँ सब कुछ ठीक है, न्याय है, कोई बात है ही नहीं है, उसी टेंशन में। तो कहने का मतलब है फाइनली ये है कि अगर समाज के स्तर पर न्याय की बात देखें तो हर एक व्यक्ति को अपने कार्य करने चाहिए ताकि हर एक व्यक्ति को न्याय मिल सके। अगर ऐसा है कि हर एक व्यक्ति अपने काम करेगा तो तभी हम न्याय की उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। अब आगे देख लेते हैं। लिख लिया, नोट कर लिया? हाँ नहीं देखिए ऐसा है, आप इच्छा लिख सकते हैं। इच्छा क्या होती है कि मतलब एक व्यक्ति का ये मामला रहता है इच्छाओं को लेकर के कि कभी जो है नहीं वो अलग चीज है, जरूरतों की बात अलग है, उसका मतलब जरूरत हो जाएगी। जैसे आपकी इच्छा है आइसक्रीम खाने की, ठीक है, आपकी इच्छा है आइसक्रीम खाने की, आपके अगर पॉकेट में पैसा है तो आप खा लेंगे, ठीक है। अब हो गया चलो कोई बात नहीं, आज नहीं कल खा लेंगे, आपके अंदर डिजायर है चीज की, तो आपका अच्छे आज पैसे नहीं थे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा अपने फ्रेंड से, अपने सहेली से कि 5 रुपए प्लीज दे दीजिए, 10 रुपए दे दीजिए, आइसक्रीम भैया, आपने बताया नहीं आइसक्रीम खानी है, ठीक है, आपने उससे ले लिया पैसा, आपके पास पैसा आ गया, आपकी ने क्या है उस पैसे से वो आइसक्रीम ले लिया। किसी भी करके नहीं इच्छा तो नहीं, देखिए ऐसा होता है, इच्छा थोड़ा सा अंतर ये हो जाता है कि हम इच्छा की जब बात कर रहे होते हैं तो हम उसमें क्या है खुद को कभी कभी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। नहीं, आप दरअसल में बताएं आप क्या सोच रहे हैं वासना को लेके करके, दरअसल आप जो शारीरिक इच्छाओं की बात कर रहे हैं? तो वो नहीं, अगर आप इच्छा लिखना चाहे इच्छा लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पर अंतर ये है कि हाँ कोई दिक्कत नहीं, हाँ अंतर यही है कि जैसे आप जो है जैसे हर एक के मन में आपकी अपनी अलग अलग इच्छाएं होती हैं, उन इच्छाओं पे कभी आप क्या है कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। आपके नई चीजें संसाधन नहीं है तो आप कॉम्प्रोमाइज कर ले कि चलो यार ये इच्छा पूरी नहीं हो पाई, छोड़ो। जब आप वासना की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि वो आप इच्छा क्या है, जैसे आपका मन कर आपने गोलगप्पे आइसक्रीम का ठेला देखा तो आपके मन में इच्छा जाएगी, आपको मिली तो ठीक है, ना मिली तो ठीक है, आप संतोष करके निकल गए आगे। अब आपने मन में बैठा लिया कि आइसक्रीम खानी ही है, हर हाल में खानी है, चाहे कुछ भी हो जाए, गोलगप्पा खाना है, हर हाल में खानी है, वो इच्छा मर नहीं रही है, अब वो वासना। डिग्री का अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। क्या है इसमें? डिग्री का अंतर है, जिसके लिए आप थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ गए, जैसे किरोस करें, वो आपकी वासना की करना है। ऐसे तो अंतर कुछ नहीं है, आप लिख सकते हैं, सिर्फ क्या है डिग्री का अंतर है थोड़ा सा, ठीक है, ये थोड़ा बढ़ जाती है तो हम डिजायर वासना, ठीक है। इंग्लिश के शब्दों की बात करें डिजायर की तो आप अनुवाद करेंगे तो वही निकल के आता है, इच्छा और वासना, ठीक है। अंतर क्या है, थोड़ा डिग्री का अंतर है, ठीक। आगे हम बात कर लेंगे अरस्तु की, ठीक है, अरस्तु। तो प्लेटो को पूरा समझ लिया। आगे बढ़ेंगे हम अरस्तु। एरिस्टोटल, अरस्तु को समझ लेंगे।
अरस्तु ने एक निकोमचेन एथिक्स नाम का ग्रंथ लिखा। निकोमचेन एथिक्स। ग्रंथ लिखा अरस्तु ने। इसी ग्रंथ में उन्होंने न्याय की अवधारणा को समझाने का प्रयास किया, जस्टिस को डिफाइन किया गया। न्याय दरअसल इन्होंने क्या है, न्याय को दो तरीके की रूप में समझाया। एक तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, वितरणात्मक न्याय, और दूसरा इन्होंने संशोधनात्मक न्याय की बात की। ठीक है, ये वाला साफ कर दें इधर का। तो पहले पढ़ लेंगे इनका डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। वितरणात्मक न्याय शब्द से ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो गई, वितरण की बात हो रही है, वितरण में न्याय की बात हो रही है। जैसे इन्होंने बताया कि बराबरी के लोगों के साथ समान व्यवहार एवं गैर बराबरी लोगों के साथ असमान व्यवहार होना चाहिए। आप समझ रहे, ये मैं लाइन लिखूंगा तब उसको समझना। इस लाइन को एक बार आप पढ़ के पहली बार पढ़ोगे तब कहोगे कि ये तो गलत हो गया, क्या हो गया, ये तो न्याय की बात नहीं। फिर उसको डिफाइन करेंगे, फिर कहोगे ठीक है। तो बताया कि जो बराबरी के लोग हैं, बराबरी के लोगों के साथ समान व्यवहार। बराबरी के लोगों के साथ समान व्यवहार, बराबरी के लोगों के साथ समान व्यवहार एवं गैर बराबर लोगों के साथ असमान व्यवहार एवं गैर बराबर लोगों के साथ असमान व्यवहार बराबरी के लोगों के साथ समान व्यवहार एवं गैर बराबर लोगों के साथ असमान व्यवहार ही न्याय है। तो किसमें वितरणात्मक न्याय को डिफाइन करता है। इसको इंग्लिश में लिख लेंगे, इक्वल्स शुड बी ट्रीटेड, मैं बोल रहा हूं आप लिख लीजिए, इक्वल्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली, लिख दें equals should be treated equally
and unequals should be treated unequally, and unequals should be treated unequally. जैसे ये लाइन पढ़ के आप कुछ मनों में क्या चल रहा है आपकी, कि न्याय की बात हो रही है, ये तो मामला गड़बड़ हो गया। अच्छा, जैसे बताओ एग्जांपल दो। कैसे, एग्जाम्पल बताओ, कैसे, किन किन के लिए? क्या हमारे भारतीय संविधान में कोई ऐसा प्रावधान है? उसमें क्या है? आर्टिकल कोई ऐसा बताओ है? वो तो उसमें बताया, वो तो समानता और समता की बात की गई है। कुछ और एग्जाम्पल जिससे असमान व्यक्ति हैं या गैर बराबर के हैं उनके लिए विशेष अनुच्छेद बना हो, प्रावधान बना हो, कोई बताएगा? हाँ बताओ। आर्टिकल 15(3) आप लोगों ने पढ़ा है। आर्टिकल 15(3) जो महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करता है। आर्टिकल 15(3) जो है वो महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करता है। इसका क्या है? आर्टिकल अगर आर्टिकल 15(3) में महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान होता है, प्रावधान करता है, तो आर्टिकल 15 इसको ऐसा करने से मना नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा करने से मना नहीं करेगा। ठीक, वहीं आर्टिकल अगर आप 16(4) की बात करते हैं तो इसमें दिया गया है राज्य सरकारें अपने नागरिकों को जो कि विशेषकर पिछड़े हैं, ठीक है, दबे कुचले हैं, तो पिछड़े दबे कुचले वर्ग के पक्ष में अगर कोई विशेष नियुक्तियों में या पदों में आरक्षण की बात करता है तो सही है, इसके लिए अलग से प्रावधान बनाता है तो कर सकता है। यही क्या है, इसमें ये भी बताया गया है कि ये भी ध्यान रखना होगा कि उस वर्ग का, उस समुदाय का उन नौकरियों में वास्तव में प्रतिनिधित्व कम है या नहीं के बराबर है, तो उसमें ऐसा कर सकता है। ये किसी भी अनुच्छेद का, अन्य प्रावधान का उल्लंघन नहीं होगा। ठीक है, तो क्या हमें महिलाओं और बच्चों के साथ या दबे कुचले वर्ग के लिए विशेष प्रावधान करने चाहिए कि नहीं? करने चाहिए। अगर आप सोचो कि सब लोग बराबरी के, मतलब पुरुष, महिला, बच्चे, बूढ़े और जो दलित हैं, दलित मतलब जो आदिवासी हैं, इन सबको आप बराबर मान लेंगे? इस मामले में तो आप बराबर नहीं होंगे। देखिए, बराबर मान, समानता तो है, ठीक है, तो समता भी तो लेके आनी है, समता भी तो लेके आनी है। तो इसलिए जो जिसको जरूरत है जितने की उसको उतना दिया जाए, ठीक है, और जिसको जितने की ना जरूरत है उसको ज्यादा ना दिया जाए। इसलिए क्या है, जो बराबरी के हैं उनके साथ तो हम समान व्यवहार कर रहे हैं, और जो गैर बराबरी के लिए हैं उनके लिए इनकी तुलना में, ध्यान रखना, इनकी तुलना में असमान व्यवहार होना चाहिए। समझ रहे बात को? जो बराबरी के लोगों में समान व्यवहार हो रहा, मान लीजिए कि पुरुषों के लिए एक प्रतियोगी परीक्षाओं में 10 किलोमीटर की दौड़ है, समझ रहे? पुरुषों के लिए क्या है, 10 किलोमीटर की दौड़ है 1 घंटा में, और हम अपेक्षा करें कि महिलाओं के लिए भी 10 किलोमीटर की दौड़ रखें, तो ये बिहेवियर तो ठीक नहीं रहेगा ना। आप कहेंगे बराबर हैं, हमने बराबरी करनी, बराबरी से मतलब नहीं है। क्या वास्तव में उनकी जो शारीरिक क्षमता इतनी है कि वो 10 किलोमीटर दौड़ लेंगे? पुरुषों की बराबर नहीं दौड़ लेंगे। तो उनके लिए क्यों ना हमें, जो हम समान व्यवहार की बात करें कि 10 किलोमीटर नहीं, इससे असमान व्यवहार रखा जाए,
कम से कम 5 किलोमीटर की रख दो 1 घंटे में, ठीक है। तो इस समान व्यवहार से वो कैसा हो जाएगा, असमान व्यवहार हो जाएगा ना। वो किन के लिए हो गया, गैर बराबर के लोगों के लिए, जो इनके बराबर नहीं है, जो इनके बराबर नहीं है उनके लिए, ठीक है। तो इसकी कुछ प्रोविजन दिए हैं, जैसे हमारे संविधान में भी जिक्र किया गया है, आर्टिकल 15(3), आर्टिकल 15(3) का। तो इसको मैं यहाँ डिटेल में लिखूंगा नहीं, आपको बोल दूंगा, जो बोला भी है मैंने आपको बोल दूंगा 15(3) क्या कहता है, तो इसमें लिख सकते हैं। अब लोग रिवीजन कर लिया करो पहले जो विषय पढ़ाए गए हैं। आर्टिकल 15(3) कहता है, यदि महिलाओं और बच्चों के लिए, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाए जा रहे हैं, विशेष प्रावधान बनाए जा रहे हैं, तो आर्टिकल 15 ऐसा करने से नहीं रोकेगा, ऐसा करने से नहीं रोकेगा। एग्जाम्पल लिख लीजिए इसके, एग्जाम्पल जैसे महिला आरक्षण, जैसे महिला आरक्षण। दूसरा, बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन, बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा। तो क्या इन विशेष प्रावधानों का बच्चों और महिलाओं के लिए, अगर महिलाओं के आरक्षण की बात की जा रही है और बच्चों को फ्री शिक्षा देने की बात की जा रही है, तो क्या इसका विरोध करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। सोच लीजिए, अगर महिलाओं को आप आरक्षण नहीं देंगे, महिलाओं को विशेष छूट नहीं देंगे, तो एक अनुपात नहीं बन पाएगा, एक रेशियो नहीं बन पाएगा। जैसे एक कार्यालय में पता चला सारे के सारे पुरुष हैं, तो क्या नौकरी करने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार सिर्फ पुरुषों को ही है, महिलाओं को नहीं है? महिलाओं को भी है, बराबरी का हक है, बराबरी का हक है। इसीलिए क्या है, सरकार ये भी हर संभव प्रयास कर रही है कि अगर 100 पदों की वैकेंसी है, ठीक है, 100 पद हैं, तो इसमें 50 जो हैं 50% महिलाओं को और 50% तो बाकी पुरुषों के लिए है। तो 50% किसके लिए रिजर्व कर दिए जाए? महिलाओं के लिए, ठीक है। ये प्रयास कर रही है और इसका विरोध नहीं होना चाहिए। अब दूसरी कंडीशन है, अगर बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा दी जा रही है, ठीक है, बच्चों के लिए अगर मुफ्त शिक्षा दी जा रही है, मुफ्त शिक्षा। आप सोचिए, बच्चों का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जिसके माँ बाप ही हैं, ऐसे बच्चे भी जिनके माँ बाप नहीं है, अनाथ हैं। और बच्चा माँ बाप हो या ना हो, बच्चा अपने से कमा के तो नहीं पढ़ सकता ना। आपने देखा कि 3 महीने छोड़ो, ज्यादा छोटा हो जाएगा, ठीक है, कि 4-5 साल का बच्चा जो है मेहनत कर रहा है खूब, और अपने से जो है मेहनत मजदूरी या कोई भी कारोबार कर रहा है, उसके बाद जो है अपनी पढ़ाई कर रहा है। ऐसा तो नहीं है। हाँ, इंडिया में तो ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि इंडिया में यहाँ 30-35 साल के बच्चे ही रहते हैं और अपनी मेहनत करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, खुद भी आगे बढ़ते हैं। उन बच्चों की बात ही नहीं कर रहे हैं हम, एक जो शुरुआती चरण होता है उसकी बात कर, प्रारंभिक शिक्षा की बात कर रहे हैं। तो जो बच्चा 4-5 साल का है वो ना तो कमा सकता है, ठीक है, कमा नहीं सकता, तो आप उससे ये कैसे उम्मीद कर सकते कि भाई अपने पैरों पे जो खड़े होके तुम शिक्षा हासिल करो? शिक्षा ही नहीं तो कहाँ से खड़ा होगा? उसकी उम्र ही नहीं है। जब पढ़ लिख लेगा उसको नौकरी मिल जाएगी तो खुद ही पढ़ेगा और कोई पढ़ा देगा, समझे। तो इसलिए अगर बच्चों के लिए भी विशेष प्रावधान दिए जा रहे हैं, विशेष सुविधा दी जा रही है, महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान, विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं, तो इसका कोई विरोध नहीं करेगा, ठीक है। संविधान में भी जिक्र किया गया है।
दूसरा आर्टिकल देख लेंगे, इसमें क्या है, वितरण हो रहा है ना, इसमें क्या है, वितरण ही तो हो रहा है कि हमने 100 पदों पे 50% जो है महिलाओं के लिए वितरण कर दिया और 50% जो बाकी रहा वो पुरुषों के लिए हो गया है। ठीक है, अब बात कर लेंगे दूसरा जो आर्टिकल है, आप लिख लेंगे आर्टिकल 16(4). आर्टिकल 16(4). आर्टिकल 16(4) ऐसा जो कहता है, तो राज्य सरकारें अपने नागरिकों के उन सभी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियां या पदों के आरक्षण हेतु प्रावधान कर सकती है। नियुक्तियां या पदों के आरक्षण हेतु प्रावधान कर सकती है, जिनका उन नियुक्तियों या पदों पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इसका अर्थ ये निकाल पा रहे हैं हम कि जो राज्य है वो अपने राजनीतिक पद, सम्मान, पुरस्कार या संसाधन का किस तरह से वितरण करेगा, ये उसके पावर है। ठीक है, ये उसके विवेक पर है। ये लिख लेना आप लोगों ने। तो इसका अर्थ यही है, एक परिभाषा इसको अगर हम दे दें तो क्या बनती है वो समझने का प्रयास करेंगे कि राज्य अपने राजनीतिक पद, सम्मान, पुरस्कार और संसाधनों का वितरण किस प्रकार करेगा, ये उस पे निर्भर है। ठीक है, ये किस पे है, राज्य पर है। भाई वो किसी पद में, किसी नियुक्ति में किसको कितना आरक्षण दे रहा है, ठीक है, वो उसका अधिकार है। सम्मान हो, चाहे पुरस्कार हो, या फिर कोई भी संसाधन का वितरण हो। तो अरस्तु की हम ओवरऑल इस वितरणात्मक न्याय की प्रक्रिया से ये तो कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इसमें क्या है, एक ऐसी न्यायपूर्ण व्यवस्था की बात की गई जिसमें आनुपातिक समानता हो। जिसमें क्या हो, आनुपातिक समानता हो। आनुपातिक समानता का मतलब एक संतुलित विकास होना चाहिए, अर्थात संतुलित विकास के जो समाज है उसको तय करने की बात की गई है। जैसे 50% महिलाएं, 50% पुरुष, तो क्या बैलेंस है, संतुलन है। अलग अलग की 90% पुरुष हैं एक कार्यालय में, एक विभाग में, मतलब विभाग तो बड़ा हो जाएगा, तो कार्यालय की बात कर लें, और उसी कार्यालय में एक महिला है। अब सोच के देखिए उस महिला की स्थिति क्या होगी, वो अपने आप को असहज महसूस करते हैं। भाई 15 लोगों का एक टीम है, एक कार्यालय है,
15 को मान के, ये थोड़ा व्यवहार पे लेकर के बात करेंगे, सोचेंगे। मान लीजिए बैंक है, ठीक है, बैंक है। अब सोच के देखो, बैंक में जो है 20 लोगों की टीम है, 20 लोगों की टीम है। अब 20 में से 19 पुरुष हैं, बैल, एक महिला है, समझ रहे हैं, एक महिला है। अब वो 19 की 19 उस एक महिला को एक तो, अरे मैडम कब आएंगी, कब आएंगी, अरे मैम आई नहीं आज मैडम, आई तो आप समझ ना, 19 की नजरें कितनी होगी, 38 नजरें कैमरा की तरह हैं उस महिला, बैठ रही हैं तो जा रही हैं, 19 को बात करने में लगे हैं। ऐसे में जो महिला है, वो महिला ही समझ सकती है कि उसको कितना असहज महसूस होता है, उसके लिए कितनी असहज स्थिति होती है। कोई उस कार्यालय में कोई सुविधा दी जाएगी, कोई वितरण दिया जाएगा, मान लीजिए कि सबको पंखे मिलेंगे, तो मैम का केवल हंसी पड़ा है, पुरुषों ने अपना जो है अपने अपने फैन ले लिए, ये हमारा, ये हमारे केवल में हमारा, वो फाइट नहीं कर सकती ना वहां पे, वो फाइट नहीं कर सकती महिला कि तुम लोग 19 को नहीं लड़ बैठे, ये मैं उठाऊंगा, ये मेरा फैन है, ये मेरा फैन है, ये मेरे यहाँ लगेगा, ये मेरा कंप्यूटर मेरे यहाँ लगेगा, वो नहीं कर सकती ऐसा। इसलिए क्या है, आप सोच के देखो, 20 लोग हैं, 20 लोग हैं, 20 व्यक्ति हैं, 20 व्यक्ति में 10 महिला है, 10 पुरुष है, करके देखो तुम ऐसा, करके देखो तुम ऐसा, माहौल ही बदल जाएगा वहां का, तब असहज स्थिति महसूस नहीं करेंगे। आप रात दिन काम कराइए, कोई दिक्कत नहीं, आपसे ज्यादा काम करेंगे। आप कोई वितरण की बात कीजिए, बराबर का हिस्सा लेंगे, बराबर का हक। भाई तुम्हारे अगर 10 केबिन है तो 10 हमारे भी हैं, बराबर लगेंगे। यहाँ कम है तो मंगवाइए, आप मंगवाइए, पहले हमारे यहाँ पूरा कीजिए, तब होती न्याय की बात। इसी चीज को अरस्तु ने डिफाइन किया कि ओवरऑल मामला ये निकल के आ रहा है कि अगर न्यायपूर्ण व्यवस्था की बात करें जिसमें आनुपातिक समानता को महत्व दिया जाए, तो हम कहेंगे ये न्याय है, ये न्याय है। इसी को नाम दिया उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का, ठीक है। तो इसको और लिखने का प्रयास करते हैं। तो यहां साफ कर दूं इसको, यहां लिख दो। तो अरस्तु के अनुसार ठीक है, पहले समझने का प्रयास करते हैं, फिर उसके बाद जो हम लोग डेफिनेशन देते हैं कि आखिर कंक्लूजन क्या निकला। तो ओवरऑल जो हमने इनके वितरणात्मक न्याय की अवधारणा को समझा, इससे हम यही तो कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं। जैसे अभी उन्होंने बताया है कि बराबरी के लोगों के साथ समान व्यवहार और गैर बराबर लोगों के साथ असमान व्यवहार, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आनुपातिक समानता की बात कर रहे हैं, आनुपातिक समानता को महत्व देने की बात कर रहे हैं। तो अरस्तु के अनुसार वितरण के लिए न्यायपूर्ण व्यवस्था में न्यायपूर्ण व्यवस्था में वितरण के लिए न्यायपूर्ण व्यवस्था में आनुपातिक समानता को महत्व दिया जाना चाहिए। आनुपातिक समानता को महत्व दिया जाना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल आपको देके बताया था मैंने बैंक का। दूसरा ये है कि क्या सिर्फ महिलाओं के लिए ऐसा होना चाहिए कि जो वास्तव में पिछड़े लोग उनके लिए भी ऐसा होना चाहिए, उनके लिए भी होना चाहिए। अब सोच रहे कि 20 लोग हैं, 20 के भी जो है ब्राह्मण है, उसमें श्रवण
ठीक है। तो इनका 100% कब्जा है, इनका 100% कब्जा है। तो जो दबे कुचले वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, दबा कुचला वर्ग है, ठीक है, आदिवासी है, इसको फिर आप मुख्य धारा में कैसे लेके आ रहे हो? इनके तो 100% जो है रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे हैं, इनका 100% है, ये तो आगे बढ़ेंगे ही। तो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए फिर आप क्या कर रहे हैं? तो जो इनको मान लीजिए, इनको जो दिया है आपने 25% रिजर्वेशन, इसलिए तो दिया है, ठीक है, तो इसलिए तो दिया है कि मतलब जो है आप इसका 25% जो पद है वो इन्हीं कैटेगरियों से भरे जाएं। भाई 25% इन्हीं कैटेगरी से भरे जाएं, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में क्या है, सभी के साथ हम आनुपातिक समानता के व्यवहार कर सकते हैं। ऐसे में उस कार्यालय में महिलाएं भी रहेंगी, पुरुष भी रहेंगे, दबे कुचले पिछड़े वर्ग भी रहेंगे। यही तो है, मतलब हर कार्यालय में आपको भारत की तस्वीर नजर आ जाएगी, जो भारत का मूल तत्व है वो नजर आ जाएगा। अब सोच के देखिए, कार्यालय में सारे हैं ब्राह्मण, तो क्या ऐसे में आप न्याय की बात कर सकते हैं? नहीं है भाई। इसीलिए जो है आरक्षण को लेकर के स्पष्ट रहता है कि भाई ऐसा नहीं कि हम जो है एकदम समाप्त कर दें, ये हो जाए वो हो जाए, ना तो कोई ऐसे कर सकता, ठीक है। ये करेगा तो बवाल होगा ना पूरा, क्योंकि एक विशेष किसी व्यक्ति की बात नहीं है पूरे, बल्कि वर्ग और समुदाय को लेकर के साथ में चलने वाली बात है। पूरा संविधान बदलना पड़ेगा, समझे, ऐसी स्थिति को। और ये तभी है कि हम हो हल्ला करते रहे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये सब बेवकूफी है कि सब बदला जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ नहीं। इसको पढ़ने वाले हैं, जो पढ़ लिए हैं वो समझ लिए हैं क्या चीजें वास्तव में समझ आते हैं कि ठीक है। मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल दिया था, जैसे समझ लोग जो यहाँ पे मतलब अपने आप को उच्च वर्ग का मानते हैं, टॉप क्लास के हैं, तो आप चले जाइए विदेशों में, विदेश में आप जाइए, आप अमेरिका के लोगों के सामने या ऑस्ट्रेलिया के लोग आपके साथ ऐसा ही ट्रीट करेंगे जैसा कि आप यहाँ के दबे कुचले वर्गों के बच्चों लोगों के साथ करते हैं, जैसे दबे कुचले लोगों के साथ करते हैं। जैसे इस पे एक मूवी भी बनी है, यारियां नाम की, आपने देखी होगी शायद, मूवी बनी है। इंडियंस के साथ कैसा ट्रीट होता है ऑस्ट्रेलिया में, वो स्पष्ट बताएगा। इंडियन स्टूडेंट के साथ कैसा ट्रीट होता है वो पता चलेगा आपको। तब महसूस होता है कि हमें रिजर्वेशन चाहिए। क्यों चाहिए आपको रिजर्वेशन? जब आप वहां पे रिजर्वेशन का विरोध कर रहे थे तो तब एहसास होता है कि नहीं सही है, तब एहसास होता है कि सही है स्थिति, समझे। तो चलो आगे देख लेते हैं इसमें। तो अरस्तु ने क्या किया है कि वितरण के लिए न्यायपूर्ण व्यवस्था में आनुपातिक समानता को महत्व दिया जाना चाहिए। क्यों दिया जाना चाहिए? ताकि इससे क्या हो, एक संतुलित विकास समाज में तय हो सके, ताकि संतुलित विकास समाज में तय हो सके। अच्छा, संतुलित विकास होगा, एक बैलेंस डेवलपमेंट अगर होगा समाज में, तो अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है। ये बाप तो सबकी नौकरी करते हैं, माँ करें, माँ के दम पे देखेंगे। जिस बच्चे की माँ कलेक्टर साहिबा हो, अब सोच के देखिए क्या आलम होगा उसका, समझे। बाप तो एक बार जो है अपने शान के पीछे कंप्रोमाइज नहीं करता है, नहीं बेटा रेपुटेशन खराब हो रही, बलि चढ़ा दूंगा तुझे, माँ का देखो तुम। और फिर उसकी बात करेंगे क्यों, वो तो एक इंडिविजुअल मामला हो गया, समाज के स्तर पर भी होना चाहिए। महिलाओं को क्यों नहीं आगे बढ़ने दिया जाना चाहिए? बढ़ा दिया जाना चाहिए।
आगे चल के जब हम पढ़ेंगे एथिक्स वगैरह या एसए की बात करेंगे तो कुछ इस तरह के एसए भी आते हैं, आए भी हैं, यूपीएससी ने बार बार जिक्र किया है ऐसे एसए का, जिसमें कई बार बताया गया कि अगर बताइए महिला के हाथ में सत्ता दे दी जाए तो क्या स्थिति होगी, क्या वो शासन बेहतर करेंगी या उनके हाथ में सत्ता देने से शासन की स्थिति और बेकार हो जाएगी। तो इसमें अपने विचार स्पष्ट करने होते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेने होते हैं, महिलाओं ने किस तरह से शासन के इतिहास को उठा करके आज के टाइम को जोड़ना पड़ता है, ठीक है, और ओवरऑल आप कंक्लूजन निकालते हैं उसके बाद, ठीक है। अभी यहाँ नहीं डिस्कस करेंगे कि हाँ क्या होगा क्या होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। तो ये अरस्तु ने डेफिनेशन दी। अब आप देखोगे कि सामाजिक न्याय फिर क्या निकल के आएगा इसमें, फिर हम सामाजिक न्याय को कैसे डिफाइन कर लेंगे इसमें। तो इस कॉन्सेप्ट के बाद जो सामाजिक न्याय की परिभाषा है वो क्या निकल के आती है। तो सामाजिक न्याय वितरणात्मक न्याय को स्थापित करने का एक प्रमुख उद्देश्य है। भाई वितरणात्मक की जहां बात हो रही है तो समाज के स्तर पे तो कर रहे हैं, तो वही चीज है, सामाजिक न्याय क्या है, एक वितरणात्मक न्याय को स्थापित करने का एक प्रमुख उद्देश्य है। न्याय को स्थापित करने का एक उद्देश्य है, ठीक है। उसने कहा कि जैसे हम जिस सामाजिक न्याय की बात करते हैं उसका मतलब ये है कि हम जो है समाज के स्तर पे वितरणात्मक न्याय के उद्देश्य को स्थापित कर लें, तो स्वतः ही क्या हो जाएगा, सामाजिक न्याय हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेंगे दूसरा, एक डिस्ट्रीब्यूटिव था, दूसरा रिट्राइब्यूटिव जस्टिस। दूसरा था इनका रिट्राइब्यूटिव जस्टिस, रिट्राइब्यूटिव जस्टिस। या रेक्टिफिकेटरी जस्टिस, आप कुछ नहीं कह सकते हैं, हिंदी में इसको लिख सकते हैं संशोधनात्मक न्याय, संशोधनात्मक न्याय। इसी में जो धारणा छिपी है वो सोशल डार्विनिज्म की छिपी है, सामाजिक डार्विनवाद की छिपी है। सामाजिक डार्विनवाद, सामाजिक डार्विनवाद, इसको गला काट प्रतियोगिता भी बोला जाता है। गला काट प्रतियोगिता है जो आज के टाइम में चली रही है। मतलब गला काट प्रतियोगिता का मतलब ये नहीं कि सबके गले काट दो, हम लोग ऐसे दौर से तो गुजर ही रहे हैं। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो कोई दूसरा आपकी सीट ले जाएगा, यही चीज है ना।
आपको पढ़ना है, नंबर लेके आना है, उसको हटाना है, उसको समाप्त करना है। इसका मतलब गला काटना नहीं है, उसका गला काट दो, निपटा दो। जितने कॉम्पिटिटर हैं आपके, सबका गला काट के आ जाओ एक रात में, और एग्जाम में आप अकेले बैठोगे तो आप ही का सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या तो सर ने बोला था कि गला काट प्रतियोगिता है, और हम पूरे के पूरे निकले हैं आज, सबके गले काट के आएंगे। और पता चला कि मैं जेल में सड़ रहा हूँ। ये इसमें संशोधनात्मक न्याय के अंदर ये अवधारणा छिपी हुई है। बताएंगे कैसे, क्या छिपी हुई? तो इस बात का ध्यान रखना। गला काट प्रतियोगिता से मतलब यही है कि जैसे हम आज के टाइम में दौड़ में लगे हैं, पहले आने के, फर्स्ट आने की दौड़ में। और आप अगर किसी रोजगार की बात करते हैं, हर बच्चा प्रयास करता है, ये थोड़ी ना कि सारे बच्चे सफल हो जाते हैं। जो बच्चा मेहनत कर लिया, जिसने अपने आगे खड़े हुए लाइन में लगे हुए लोगों को हटा दिया, मेहनत करके अच्छे नंबर ले आए, अच्छे अंक ले आए, आपका सिलेक्शन, आप प्रतियोगिता में विजयी हो गए, आगे हो गए। यही चीज है गला काट प्रतियोगिता। तो इसमें क्या है, संशोधनात्मक इसलिए कहा था कि इसमें हम संशोधन कर सकते हैं। जैसे अगर इसकी बात करें परिभाषा की, तो उसने बताया कि राज्य में जो नागरिक हैं उनके बीच में कैसा संबंध होना चाहिए, इस संबंध पे विचार किया जा सकता है। जैसे कि मतलब अगर कोई अमीर व्यक्ति है, उसका अगर जज या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ में सत्ता है, तो उसका सपोर्ट करे तो ये गलत है। ये क्या है, गलत है। हाँ, अगर वो आपस में दोस्त हैं तब भी अगर वो उसका पक्षपात करे, भेदभाव करे किसी दूसरे के साथ, तो भी ये गलत है। तो भी क्या है, ये गलत है। जैसे मान लीजिए आप जो है जज बन गए, आप जज बन गए और पता चला कि आपके बड़े भाई ने किसी महिला के साथ रेप किया है, और वो मामला आप ही के पास आया, आप ही की कोर्ट में लगा है, फैसला आप ही सुनाएंगे, और आप ही के फैसले पे ये निर्धारित करता है कि आप उस महिला को न्याय की दें या ना दें। क्योंकि आपने न्याय का पाठ पढ़ा है। अगर आप न्याय नहीं करेंगे तो ताउम्र जो है खुद से नजर नहीं मिला पाएंगे, उस महिला से नजर नहीं मिला पाएंगे। आप हो सकता है कि फिर आगे किसी के साथ न्याय ही ना करें, मतलब आपके जो अपना मूल्य थे उनसे आप समझौता कर लें। हो सकता है कि आपकी हर रोज जो है मृत्यु होती हो, आपका मन आपको हर रोज धिक्कारे कि तूने ऐसा क्यों किया। और दूसरी चीज ये है कि वो आपके भाई हैं, बड़े भाई हैं, तो ऐसे में आपके संबंध खराब हो जाएंगे, रिश्ते खराब हो जाएंगे, खून का रिश्ता है। अब ऐसे में आदमी बड़ा धर्म संकट में फंस जाता है, क्या क्या डिसीजन लिया जाए, क्या किया जाए। इसमें स्थिति ये होती है कि अगर ऐसा मामला है, ऐसी कंडीशन बन रही है, तो यहाँ भी हमें न्याय के अवधारणा को अपनाना चाहिए। ऐसे कि ठीक है, ये सोच लो कि अगर भाई मैं नहीं होता, वहां कोई और होता व्यक्ति, और कोई और होता, तो उससे आप शायद ऐसी सिफारिश नहीं लगा सकते थे, ऐसी सिफारिश नहीं कर सकते थे। और जब आप ऐसी सिफारिश नहीं करोगे, ऐसी सिफारिश नहीं लगाओगे, तो स्थिति स्वाभाविक है यही हो जाएगी कि आप जो है जो कृत्य किए है उसकी सजा आपको मिलनी स्वाभाविक है। तो अगर जो राज्य है उसमें जो नागरिक रह रहे हैं उनके बीच में क्या संबंध हो, उस बात का ऐसा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वजह इसके कि हम जो वास्तव में न्याय की एक धारणा है उसको लाना चाहिए, निष्पक्ष भाव से उस पर फैसला सुनाना चाहिए। ठीक है, वो एक अलग मामला लीजिए कि आप क्या उसमें संबंध रखोगे, वो एक अलग कंडीशन है। तो इसलिए आप इसमें एक डेफिनेशन को लिख सकते हैं कि न्याय की प्रक्रिया में किसी भी व्यक्ति की, हाँ, और ये चाहे कितना ही बड़ा व्यक्ति हो उसके लिए भी है, चाहे अंतरी हो मंत्री हो, न्याय की प्रक्रिया में किसी भी व्यक्ति की
चाहे इसकी सामाजिक पृष्ठभूमि हो, राजनीतिक पृष्ठभूमि हो, इसका कोई असर नहीं होगा। सामाजिक पृष्ठभूमि क्यों ना हो या राजनीतिक पृष्ठभूमि क्यों ना हो, इसका कोई असर नहीं होना चाहिए, तभी हम कहेंगे न्याय है, अगर ऐसा हो रहा है तो। अब सोच के देखिए कि मंत्री का बेटा पढ़ा लिखा कुछ नहीं है, इतना नॉर्मल पढ़ा है, एक आम नागरिक की तरह एवरेज है, इतना कुछ टॉप नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं, ब्रिलियंट नहीं है, और मंत्री ने फोन किया कि आज जो है, आज शाम तक मेरा बेटा जो है IAS की नौकरी हासिल कर ले और अपॉइंटमेंट लेटर मेरे टेबल पे होना चाहिए। आप सोच के देख रहे हैं क्या स्थिति हो जाएगी फिर। अगर कोई ये कहे कि समाज में मेरी प्रतिष्ठा अच्छी है और मेरे कहने पर जो मैं कहूँ वही जो है पूरा हो जाना चाहिए, ऐसे संभ्रांत व्यक्ति, ऐसे सामाजिक पृष्ठभूमि रखते हैं जिनकी समाज में इतनी अच्छी पेट होती है। जैसे मान लीजिए अभी किसान यूनियन के नेता है, वो राजनीतिक पृष्ठभूमि से ताल्लुक आता है, अगर वो यही कहने लगे कि भाई देखो मेरे परिवार के सारे लोग जो हैं टॉप मोस्ट पदों पे आसीन हो जाएंगे, अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए, ऐसे तो गलत हो जाएगा ना। तो मंत्री का बेटा भी जो यहाँ कांड हुआ है वो कहने लगे नहीं, इसने चाहे 4 नहीं 6 लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई है, कोई बात नहीं, इसको 6 मेडल से नवाजा जाए और राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया जाए विद IAS की डिग्री, वो IAS की डिग्री नहीं, प्रमाण पत्र लेकर के, ज्वाइन लेटर लेकर के। सोच के देखो कि आप न्याय की उम्मीद तो छोड़ो, आप जीवन भी नहीं जी सकते, सांसें भी नहीं ले सकते अपनी मर्जी से, ऐसी स्थिति हो जाएगी। इसलिए अरस्तु हो, चाहे प्लेटो हो, और चाहे फिर अपना सुकरात हो, इन्होंने परिस्थितियों के अनुसार अपने अपने विचार दिए न्याय की अवधारणा को लेकर के, न्याय की धारणा को लेकर के। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखें।